कोल्हान झारखंड के सियासत की वो सीढ़ी है जिसको नापे बगैर कोई भी राजनीतिक पार्टी झारखंड में सरकार नहीं बना सकती। कोल्हान वो धरती है जिसके धूसर मिट्टी के बारे में कहा तो यह भी जाता है कि इस मिट्टी को मुख्यमंत्री पैदा करने का हुनर आता है। कई मुख्यमंत्री यहाँ से पैदा हुए, मसलन मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन, रघुवर दास यहीं से आए, अर्जुन मुंडा इसी धरती से आए। और अब तक ये कहा गया कि कोल्हान प्रमंडल से झारखंड को सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मिले हैं। तो बड़ा ज़रूरी भी इसलिए है कि जमशेदपुर में रहते हुए, जमशेदपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहीं से हम पूरे कोल्हान को समझने की कोशिश करें। कोल्हान को इसलिए समझने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि एक बड़ा हाल के दिनों में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। चंपाई सोरेन 40 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेवा करते रहे और सेवा करते करते उनको उनका प्रतिफल भी मिला। 1991 में कृष्णा माडी को चुनाव हराकर वे जीते, 95 जीते, 2000 हारे, 2005 जीते, 9 जीते, 14 जीते, 19 जीते। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी राजनीति को उन्होंने अलविदा कहा और वे भाजपा में आ गए हैं। कहा गया कि भाई चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से झारखंड के कोल्हान प्रमंडल का जो टाइगर है वो बीजेपी में आ गया है और बीजेपी को बड़ी ताकत मिली है। इसलिए नए सिरे से इस वक्त पॉलिटिकल एल्गोरिदम में कोल्हान एक कीवर्ड बनकर उभरा है। तो बड़ी ज़रूरी है इस बार की बड़ी निर्णायक तरीके से, बड़ी गंभीरता से पूरी कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर बात की जाए। तो 14 विधानसभा सीटों पर विश्लेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे धुरंधर लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता में अपनी खूब सेवाएं दी हैं और अब भी सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ चमकता आईना के संपादक हैं सर, हमारे साथ जयप्रकाश राय सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दफ्तर बुलाया और बड़े सम्मान के साथ द फोर्थ पिलर को यहाँ शूट के लिए आपने इजाज़त दी, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और हमारे साथ लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जनमन की बात और आनंद सर हमारे साथ हैं। भारत के जितने प्रतिष्ठित अखबार आप कह लें सब में इनकी महती भूमिकाएं रही हैं, अमर उजाला हो, प्रभात खबर हो, संभवतः जागरण भी सर, हिंदुस्तान। और अभी आप जानते हैं कि जनमन की बात जो चैनल है उसमें अपने विवेचनाओं के लिए, विश्लेषण के लिए सर बहुत मशहूर हैं। तो दो प्रतिष्ठित लोग, दो अपने पेशे के धुरंधर लोग जो झारखंड की राजनीति पर बड़ी गहनता से बातचीत करते हैं। कोल्हान को समझने की इन्हीं दो लोगों से कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा। जयप्रकाश सर, पहले तो ये बताएं कि लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि चंपाई जी आ गए जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी कम से कम 3 से 4 से 5 सीटों पर यहाँ खेला कर सकती है, संभावनाएं हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने और एक एनडीए सरयू राय ने 14 की 14 सीटों पर कब्जा कर लिया, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। कैसे देखते हैं, चंपाई सोरेन मजबूती से यहाँ उभरेंगे, सीट बीजेपी को मिलेगी? देखिए, आपने जो बात कही कि कोल्हान के इतिहास में ये पहला अवसर है 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का 14 सीटों पर खाता नहीं खुला। जी। मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट कोल्हान के 14 सीटों पर नहीं जीत पाई। और शायद बीजेपी इस मायने में डिस्परेट थी कि हमको कोल्हान में खाता खोलना है। और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं पिछले 5 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में जमशेदपुर का समीकरण बहुत बदला है, कोल्हान के समीकरण में काफ़ी बदलाव आया है। और चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने के पीछे शायद जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं स्थानीय और प्रदेश नेतृत्व की बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर इच्छुक थे कि चंपाई सोरेन को पार्टी में लेना है। तो शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि अगर चंपाई सोरेन आते हैं तो कोल्हान की राजनीति में आप जो चर्चा कर रहे थे कि 2-3 सीटों पर शायद बीजेपी को बढ़त मिले, मुझे नहीं लगता कि जमीन पर अभी इस तरह की कोई चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूर की सोची है और उसी को ध्यान में रखकर शायद चंपाई सोरेन को पार्टी के पाले में लाया गया है कि कोल्हान टाइगर जो नाम है उसका, उनका कुछ असर हो। और जैसी कि चर्चा थी कि चंपाई सोरेन के साथ कुछ और भी विधायक आने वाले थे उसी दिन, तो किसी वजह से वो नहीं आ सके। और शायद जो ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री का जो 15 सितंबर का कार्यक्रम है उसमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबर आ सके। तो ये बीजेपी अभी इस रणनीति पे चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हम कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी को सीट निकाल ये
कन्वर्ट हो पाएगा सीट में कितना, लेकिन एक माहौल पूरे माहौल बना है और परसेप्शन बन रहा है, और राजनीति में परसेप्शन का क्या महत्व होता है वो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है आनंद सर, जैसा कि सर ने कहा, जयप्रकाश सर ने बकायदा बताया कि भाई ये परसेप्शन, राजनीति एक तरह से परसेप्शन की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है। क्या आप इस परसेप्शन को देख रहे हैं कि वो वोट में कन्वर्ट होगा बीजेपी की तरफ, या फिर आपको लग रहा है कि चंपाई सोरेन का आना महज उनका आना है, इसके अतिरिक्त इसके अलावा बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा? कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। मुझे लगता है कि परसेप्शन के साथ टाइमिंग का भी बड़ा महत्व होता है। जी। और चंपई सोरेन एक ऐसे समय में आए हैं, अगर वो नहीं भी आते तो कोल्हान में भाजपा को कम से कम 3 सीटें मिलती। अच्छा। लेकिन अब चूंकि चंपई सोरेन आ गए हैं, तो अगर वो जीत जाते हैं तो 4 सीटें अगर हो जाती हैं तो चारों सीटों का श्रेय चंपई सोरेन को मिल जाएगा। नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता था इस बार जमशेदपुर शहर की एक सीट पर बीजेपी निकल सकती थी। इसके अलावा बहरागोड़ा में मुझे उम्मीद थी निकल सकती थी। ईचागढ़ अगर बीजेपी को मिल जाए तो उम्मीद थी। तो ऐसे 3-4 सीटों पर बीजेपी आज के डेट में एज पर है, और 2019 में हारने के पीछे कुछ और वजह थी। वो कोई रघुवर दास के प्रति नाराजगी या कोई वजह वो नहीं थी। नाराजगी उनके सरकार के कुछ फैसले थे जो आदिवासियों को लगता था कि उनके खिलाफ जा रहे हैं। जैसे पत्थलगड़ी का आंदोलन उनके समय हुआ था, सीएनटी में संशोधन की बात हुई थी, धर्मांतरण पर रोक का बिल उनके समय आया था। तो आदिवासी इलाकों में इसकी प्रतिक्रिया थी। शहरी इलाकों में उन्होंने खुद गड्ढा खोदा था अपने लिए। सरयू राय को जिस तरह से टिकट नहीं दिया गया और सरयू राय फिर बगावत करके उनके खिलाफ लड़ गए, तो कम से कम अपनी जो श्योर सीट थी रघुवर दास की 1995 से जीतते हुए आ रहे थे, उन्होंने खुद अपनी सीट गंवा दी। सरयू राय पश्चिम से जीतते तो हो सकता था उनके जीतने की संभावना 50% होती, लेकिन रघुवर दास तो 100% जीत रहे थे। तो उन्होंने तो अपनी सीट सरयू राय को गिफ्ट कर दी और जमशेदपुर पश्चिम की सीट भी गंवा बैठे। आसपास में भी कुछ असर हुआ, जैसे पोटका जुगसलाई के जो शहरी इलाके हैं वहाँ भी इन सब चीज़ों का असर हुआ था। इस तरह इसलिए बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो जैसा जयप्रकाश जी बता रहे थे, आज तक के इतिहास में कभी हमने नहीं देखा। 1995 से तो रघुवर दास जीतते आ रहे थे। 1995 में उससे पहले दीनानाथ पांडे यहाँ जीतते थे। हाँ, 3 बार विधायक रहे। एक बार शायद हिंदू महासभा या किसी जनसंघ से रहे, 2 बार बीजेपी से रहे। मृगेंद्र प्रताप सिंह जमशेदपुर पश्चिम से, वो भी शायद 2 बार या 3 बार विधायक रहे। नहीं, हमारे पास जो आंकड़ा है वो ये है कि 2005 में बीजेपी 5 सीट कोल्हान की जीती, जेएमएम 6 सीट जीती, कांग्रेस 1 सीट जीती और बाकी निर्दलीय 2 जीते। ये 2005 का डाटा मैं बता रहा हूँ। 2009 बीजेपी 6 सीट जीती, जेएमएम के निर्दलीय में मधु कोड़ा भी थे, हाँ जिनका टिकट काट दिया था बीजेपी ने। हृदयनाथ सिंह संगठन मंत्री थे बीजेपी के, उनसे उनका झगड़ा हो गया, मधु कोड़ा का टिकट कट गया, तो मधु कोड़ा निर्दलीय लड़के चुनाव जीते थे और इतिहास रच दिया था मुख्यमंत्री बने। तो जैसा कि सर लोग बता रहे थे कि अब तक के इतिहास में, मतलब इनके कम से कम यादाश्त में तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोल्हान में बीजेपी 14 की 14 सीटें लूज की हो, ये पहली दफा है। मैं अपने दूसरे सवाल पर आता हूँ। चंपाई सोरेन आ गए हैं, उनके साथ कई विधायकों के आने की खबर थी, लेकिन वे आ नहीं पाए। ऐसा कहा गया कि मामला लीक हो गया पूरी तरीके से। अब उनकी जगह पे रामदास सोरेन को, घाटशिला विधायक है रामदास सोरेन को, अब मंत्री बनाया गया है। सोरेन के विकल्प में सोरेन को हेमंत सोरेन लेके आए हैं। क्या कोल्हान में इसका भी असर होगा? क्या एक मैसेज या एक परसेप्शन की लड़ाई जेएमएम की तरफ से भी है कि एक सोरेन गए हैं तो दूसरे सोरेन आए हैं, और इस तरह की बयानबाजी भी आ रही है कि भाई यहाँ टाइगर थे जेएमएम में, अब जो है टाइगर बीजेपी में जाके पिंजड़े में कैद हो गए हैं? इस तरह के नैरेटिव से असर पड़ेगा बीजेपी पर और जेएमएम को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें चंपाई सोरेन बनाम रामदास सोरेन जैसी कोई बात, मुझे नहीं लगता कि जमीन पर उसका असर देखने को मिलेगा। उनका अपना प्रभाव है, और चंपाई सोरेन इतने कद्दावर नेता मेरी नज़र में नहीं है जैसा हेमंत सोरेन है कि वो दूसरे सीटों पर उतना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएँ। और वही स्थिति रामदास सोरेन के बारे में भी है। देखिए, घाटशिला के आप इतिहास को देखेंगे ना, तो रामदास सोरेन के पहले यहाँ कोई जेएमएम का विधायक नहीं था। उसके पहले लगातार 3 बार प्रदीप बालमुचु जीते, उसके पहले सीपीआई के टीकाराम मांझी जीता करते थे। तो रामदास सोरेन के आने के बाद से ये सीट आई है। उसके पहले भी लक्ष्मण टुडू यहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीत चुके हैं। तो रामदास सोरेन एक बड़े नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत जमीन स्तर से वो ऊपर आए हैं, लेकिन चंपाई सोरेन के स्थान पर रामदास सोरेन
का नाम आना एक ये भी वजह हो सकती है कि रामदास सोरेन का उस दिन ये नाम आ रहा था कि वो ये बीजेपी BJP में में जा जा रहे हैं और उनको इसका खंडन देना पड़ा था। कई विधायकों को, उसमें रामदास सोरेन भी एक थे, समीर मोहंती, रामदास दशरथ गागराई, जी। ये 3 के बारे में चर्चा थी। तो इन लोगों को ये खंडन करना पड़ा था कि हम जेएमएम के साथ हैं और शायद उसकी वजह रही हो कि कोल्हान से किसी को आप हटाए हैं। ऑलरेडी जोबा मांझी को हटाया जा चुका था, हालांकि वो सांसद बनी बाद में। दीपक बिरुआ कोल्हान से एक मंत्री बने। तो मुझको लगता है कि कोल्हान से एक मंत्री घटा तो कोल्हान से ही उसकी भरपाई बस करने, इतना ही भर जो मामला था। जिस चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कोल्हान का एक मैसेज भी देना था कि कोल्हान जो 14 सीटें हैं वहाँ हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत पैनी नज़र है, उसको महत्व दिया जा रहा है। मुझको लगता है कि यही वजह रही कि रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया। ठीक है सर, आप रामदास सोरेन के प्रकरण को कैसे देखते हैं? मतलब सोरेन बनाम सोरेन वाली स्थिति है, क्या है ये मामला? देखिए, चंपई सोरेन संथाल जनजाति से आते हैं, जी। रामदास सोरेन भी संथाल हैं। हो जनजाति से दीपक बिरुआ पहले से मंत्री हैं और ये इलाका हो और संथाल बहुल इलाका है। थोड़े बहुत भूमिज मुंडा हैं तो उसमें उनसे उनका कोई संजीव सरदार है, फर्स्ट टाइमर है, तो उनको बनाने का कोई सवाल नहीं था। तो संथाल वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई एक संथाल गया तो हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे टाइगर हैं जिनको हम बना सकते हैं, यही बात है। और जहाँ तक चंपई सोरेन के प्रभाव की बात है तो हम लोगों ने तो यहाँ देखा है, चंपई सोरेन 6 चुनाव जीत चुके हैं तो, और यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी 2019 में लड़ चुके हैं। तो जिस उस समय कंस्टिट्यूंसी में जहाँ तक मुझे याद है करीब 3,60,000 65,000 आदिवासी वोट थे, उतने भी नहीं मिले थे चंपई सोरेन को। बहुत भारी अंतर से हारे थे चंपई सोरेन। तो मुझे, अगर वो नेता के रूप में इतने बड़े नेता होते तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में उनकी इतनी दुर्गति हुई रहती। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा उनकी सीट से लीड भी की हैं संभवतः। हाँ, लीड थोड़ा कम हो गया। 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार को 70,000 के आसपास की लीड थी, तो इस बार घट के 20,000 के आसपास की हो गई। लेकिन फिर भी वही इकलौती सीट थी जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को लीड मिली है। तो इसका मतलब है वहाँ बीजेपी के वोट हैं सरायकेला कंस्टिट्यूंसी में, तो चंपई सोरेन को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन आदिवासी इलाकों में जो वोटिंग का पैटर्न होता है, एक तो तीर धनुष देखकर होता है और दूसरा ये होता है कि उस वोट के एक दिन पहले कौन वहाँ पहुँचकर क्या सुविधाएं उपलब्ध करा देता है। क्योंकि जो कहा जाता है ना कि खस्सी, चावल, हड़िया, इस पर वोट गिरता है, तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। क्योंकि हम लोगों की बात भी होती है, बहुत लोगों से मैंने पूछा इस दौरान अभी 5-6 दिनों में, तो सबका ये कहना था कि अभी तो वोट डिसाइड नहीं किए हैं, जैसा पहले तय होगा, जैसा वोट के रात में लोग बताएगा वैसा करेंगे। तो बताने का मतलब है कि उन इलाकों में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाते हैं, तो वो वोट के ठेकेदार भी होते हैं। वही उन्हीं के कहने पर लोग वोट भी देते हैं। इंडिविजुअल ऐसा सोचने वाला मतदाता जैसा शहरी मतदाता सोचता है, वैसा गांव में मतदाता नहीं सोचते हैं। वो देखते हैं कि साल भर मुझे इसके साथ रहना है, यही मेरा थाना पुलिस से रक्षा करेगा, यही हमको सरकारी सामूहिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं का। तो वैसे गांव में 2-3 प्रभावशाली लोग होते हैं जिनके कहने पर एकमुश्त गांव के वोट गिर जाते हैं। तो इन वोटों को चंपई कितना अपने पाले में कर पाएंगे या फिर जेएमएम उनको कितना इंटैक्ट रख पाएगा, क्योंकि अभी लगातार ताबड़तोड़ घोषणाएं हेमंत सोरेन कर रहे हैं जी। तो इन योजनाओं का भी कुछ ना कुछ असर होगा। तो ये चंपई फैक्टर बनाम ये जो योजनाएं हैं हेमंत सोरेन सरकार की, इनको देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि चंपई सोरेन के साथ इस बार बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली घटना होगी। आपकी इन्हीं इस वाक्य से ही मैं सोचता हूँ कि शुरू करूँ अपना पूरा मूल काम। असल में 14 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करने के लिए हमने तैयारी की है और बाकायदा जब दो धुरंधर लोग हों, दो ऐसे विश्वसनीय लोग हों जो कोल्हान की राजनीति पर दो टूक बात कहने का हुनर जानते हों, तो इनसे ही क्यों ना बात की जाए। मैं सीधा आपसे पूछता हूँ सर कि आप जो बात कह रहे थे उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाएं। सीधा सीधा हमारे दर्शकों को बताएं, सरायकेला में क्या स्थिति है चंपई सोरेन की? गणेश माली वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, सरायकेला से 6 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं चंपई सोरेन, लेकिन अंतर बहुत कम रहा है। इस बार की स्थिति क्या है? बीजेपी में आने से उनको फायदा मिलेगा या फिर वे सीट लूज करने की स्थिति में होंगे? नहीं, बीजेपी में आने का फायदा मिलेगा उनको। हाँ, सिर्फ उनको बीजेपी को नहीं। बीजेपी के खाते में एक सीट जुड़ जाएगी, सरायकेला सीट। आप ये कह रहे हैं कि सरायकेला वो निकाल लेंगे चुनाव। सर आपको क्या लगता है चंपई सोरेन अपना सीट बीजेपी के टिकट पर निकाल पाएंगे? देखिए, जैसा आनंद जी ने बात कही कि यहाँ वो जो पब्लिक कनेक्टिविटी की बात है ना, उसका बड़ा महत्व होता है। और चंपई सोरेन इतने सालों तक यहाँ राजनीति किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है कि सरायकेला विधानसभा में प्रभाव नहीं है।
आपने बिल्कुल सही कहा, 1000-1500 के अंतर से ही अगर पिछले साल के जीत के अंतर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीत का अंतर है चंपई सोरेन के वो 2000 से कम का ही है लगभग। तो ऐसे में उनके पास अपना भी समर्थक वोट है। तो ये यहाँ से निर्दलीय भी विधायक रह चुके हैं इस विधानसभा सीट से। तो ये पहली दफा उन्होंने निर्दलीय चुनाव निर्दलीय ही जीता था 1991 हाँ, तो कृष्णा माडी को चुनाव जी, तो कृष्णा माडी जैसे शख्स उनकी पत्नी को। कृष्णा माडी यहाँ से विधायक थे सरायकेला से, हाँ। बाद में वो सिंहभूम लोकसभा सीट से निर्वाचित हो गए, सीट खाली हो गई। डिस्प्यूट क्या हुआ कि उसमें जेएमएम का सिंबल जो यहाँ महासचिव थे, हाँ। उन्होंने कृष्णा माडी की पत्नी को अलॉट कर दिया। अच्छा। चंपई सोरेन ने जाकर सूरज मंडल से दूसरा सिंबल ले आया और दोनों सिंबल जमा हुए इलेक्टोरल अफसर के पास, निर्वाची पदाधिकारी के पास। अच्छा। तो उन्होंने दोनों फॉर्म देखा और दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तो दोनों निर्दलीय लड़ गए थे, दोनों जेएमएम के ही कैंडिडेट। तो ये चक्कर हुआ था, तो वो चुनाव निर्दलीय माना गया उनका और उन्होंने उपचुनाव जीता था, कृष्णा माडी की पत्नी को हराया था। हाँ। तो ये और आदित्यपुर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और इस बार चंपई सोरेन को वहाँ से बहुत अच्छी संख्या में उनको मत मिले हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसा आनंद जी ने कहा कि जो एक ट्रेंड बन गया, बीजेपी के लोगों ने चंपई सोरेन को पहली बार टेस्ट किया, उनको वोट दिया, जो समर्थक होंगे निश्चित रूप से तभी इतने बड़े अंतर से वो जीते हैं। तो मुझे भी लगता है कि कोल्हान की एक जो आज की तारीख में जिस सीट पर हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, तो आज की तारीख में वो सीट, आज अगर चुनाव हुए तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। ये इंट्यूशन है आप दोनों का कि एक सीट सरायकेला निकल रही है इस बार भाजपा की टिकट पर। ठीक है, मैं दूसरी सीट पर आता हूं। चाईबासा की सीट पर दीपक बिरुवा यहाँ से विधायक हैं, वेस्ट सिंहभूम की ये सीट है और जेबी तुबित पिछली दफा चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर, लगभग 26,159 वोटों से चुनाव हारे थे। क्या लग रहा है सर चाईबासा में क्या स्थिति होने वाली है? चाईबासा इस बार भी जेएमएम के पास ही रहेगा। दीपक बिरुवा लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। हाँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, झारखंड के गृह सचिव होकर रिटायर हुए थे, लेकिन उनका जो सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है उससे आदिवासी कनेक्ट नहीं करता है खुद को। पिछले चुनाव में बातें आ रही थी कि वो किसी से हाथ मिलाते थे तो फिर मिनरल वाटर से हाथ धोते थे। तो ये स्थिति है, तो वहाँ के लोगों से वो घुल मिल नहीं पाए। हालांकि लगातार समय देते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, इसके बावजूद चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। चाईबासा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट रही है, वहाँ से पुटकर हेम्ब्रम शायद जीते थे एक बार, हाँ, तो सीट रही है, लेकिन फिलहाल वहाँ पर जेएमएम की स्थिति अच्छी है, वहाँ बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको क्या लग रहा है सच्चाई भाषा में क्या होगा? दीपक बिरुवा रिपीट करेंगे या फिर बीजेपी वहां अपनी जगह बनाने में कामयाब? देखिए, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मंत्री बनने के बाद उनका ग्राफ गिरता है, लेकिन दीपक बिरुवा के साथ वो स्थिति आज की तारीख में नहीं है। वो उस क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव रहा है और एक दो बार को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी चाईबासा सीट, जो शहरी क्षेत्र का की सीट है, वहाँ से वो नहीं जीती है। और जो अभी हमने देखा है कि पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से जो सुरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और जितना कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो भी एक्सरसाइज चल रही है, वो केवल उस कोर वोटर को ही अपनी ओर करने का प्रयास है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, खासकर पश्चिम सिंहभूम की जितनी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ यदि देखें तो उन सीटों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। तो चाईबासा पर सीट पर मुझे लगता है कि रिपीट कर सकते हैं दीपक बिरुवा। तो ये लग रहा है कि सरायकेला सीट निकल रही है, चाईबासा सीट पर जो है वो दीपक बिरुवा रिपीट करेंगे। मझगांव में इस वक्त नीरल पूर्ति हैं, पिछले ये वेस्ट सिंहभूम की सीट है मझगांव, और यहाँ भूपेंद्र पिंगुआ पिछली बार 47,192 वोट से चुनाव हार गए, नीरल पूर्ति चुनाव जीते। क्या लग रहा है सर, कोल्हान की तीसरी सीट मझगांव में क्या स्थिति हो सकती है? मझगांव में नीरल पूर्ति तीसरी बार विधायक बने हैं और नीरल पूर्ति बीच में एक चुनाव हारे थे बड़कुंवर गगराई से। बड़कुंवर गगराई उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार में कुछ दिनों के लिए खाद्य मंत्री भी बने थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव मुझे लगता है कि नीरल पूर्ति जीत रहे हैं। और वो सीट अभी अगर भूषण पाठ पिंगुआ की जगह अगर बड़कुंवर गगराई को दी जाएगी तो बड़कुंवर गगराई वहाँ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये सीट मैं अभी इसको 50-50 में रखूँगा।
आप सर इसे फाइट बीजेपी और जेएमएम के बीच के फाइट के तौर पे ये सीट देख रहे हैं कि नहीं। आपको लग रहा है कि जेएमएम यहाँ एक तरफा हो नहीं देखिए, बीजेपी किसे उतारती है वो बहुत मायने रखती है। पिछले की संभावना है यहाँ से? पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से टिकट बांटे गए थे, कई ऐसी सीटें थी जिस पर अगर उम्मीदवारों का सही ढंग से चुनाव किया रहता तो वो 14-0 वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद नहीं होती। लेकिन टिकट बंटवारे में 2019 में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली, उसका असर परिणाम पर साफ तौर पर दिखा है। तो इस बार अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, और जैसा कि आनंद जी ने कहा कि अगर बड़कुंवर गगराई वहाँ से आते हैं, पिछले बार उनको टिकट नहीं मिला था, वो फैक्टर थे और चुनाव भी लड़ गए थे, तो वो अगर क्या सीट मिलता है या उनका कितना सपोर्ट रहता है, अगर उनको आमतौर पर देखा जाता है कि जिन उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है वो या तो बैठ जाता है या भीतरघात उनकी ओर से होता है। तो ये एक ऐसी सीट है जिस पर इसकी संभावना पिछले बार दिखी थी और वो बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। तो वहाँ एक टफ फाइट हो सकता है अगर उम्मीदवार का चयन बीजेपी तो आप सर की साथ किस तरीके 50-50 से, वाली हाँ, सीट आप ये मान किस तरीके से करेगा, तो मुझको क्या लगता है लग रहा है यहाँ संभावित बीजेपी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, कौन लोग दावे कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसको मिलता है ये कह पाना वो बहुत बड़ा सवाल है। कौन बनेगा करोड़पति का जैसा सवाल होता है। फिर भी क्योंकि जो लोग दावेदार हो, प्रबल दावेदार हैं, नहीं, प्रबल दावेदार में तो एक जो पिछला बार चुनाव हारे उनको भी टिकट मिल सकता है, नहीं तो बड़कुंवर गगराई का उस क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। और ये हमारे आप जैसे लोगों के बीच में चर्चा है कि अगर उनको टिकट मिली तो वो एक ऐसा चेहरा है कि वो एक कड़ा मुकाबला वो दे सकते हैं। ठीक है। मझगांव के बाद हम जिस सीट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो सीट है जहां कोड़ा दंपति का प्रभाव, उनका प्रभुत्व माना जाता है। जगन्नाथपुर की सीट है। ये वो सीट है संभवतः जहां से मधु कोड़ा चुनाव जीते, निर्दलीय चुनाव जीते और इसके बाद मुख्यमंत्री बने। 2000 में पहली दफ़ा वहाँ से मधु कोड़ा चुनाव जीते थे संभवतः, और 2005 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने उनका टिकट काटा और फिर यहाँ से वे निर्दलीय चुनाव लड़े और इसके बाद जीत भी दर्ज की। इस बार कहा जा रहा है सर कि इस बार मधु कोड़ा न्यायालय गए हैं, वहाँ उन्होंने याचिका दाखिल की है और इसके बाद कोर्ट से इजाज़त मांगी है चुनाव लड़ने को लेकर के। और ये भी कहा जा रहा है कि जगन्नाथपुर में इस बार गीता कोड़ा नहीं लड़के, अगर उनको इजाज़त मिल जाती है कोर्ट से तो फिर खुद मधु कोड़ा चुनाव लड़ेंगे। तो अगर मधु कोड़ा या फिर यूं कहें कि कोड़ा दंपति में कोई भी, मधु कोड़ा हो या गीता कोड़ा हो, कोई चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि पिछली दफ़ा यहाँ से जेवीएम के टिकट पर मंगल सिंह बोबोंग वो चुनाव लड़े थे और लगभग 11,606 वोटों से वो हार गए थे। कैसे देखते हैं? सोनाराम सिंह को अभी यहाँ से विधायक है कांग्रेस के। सोनाराम सिंह को चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया है। हाँ। दूसरा है कि अगर जगन्नाथपुर में मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है तो जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा लड़ेंगी, मझगांव से मधु कोड़ा लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी क्योंकि के बारे वो में ये मझगांव भी से लड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे देखिए, बीजेपी को सीट चाहिए, बीजेपी को इससे नहीं मतलब है। बीजेपी का सारा जो आइडियोलॉजी है वो तभी तक है जब तक उसके पास पर्याप्त सीटें हैं। जब उसके पास सीटें नहीं हैं तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, फिर ये दावा फेल हो जाता है कि एक परिवार से दलों को टिकट नहीं थे। हाँ, वो दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जगन्नाथपुर पर ही लड़ेंगे। मधु कोड़ा को मिल जाए तो मधु कोड़ा लड़ेंगे, गीता कोड़ा को मिल जाए तो गीता कोड़ा लड़ेंगे। गीता कोड़ा भी वहाँ से विधायक रह चुकी हैं जब मधु कोड़ा चुनाव लड़ने से अयोग्य हो नहीं। 2009 में जब मधु कोड़ा सांसद बन गए थे तो उसके बाद 2009 का विधानसभा चुनाव गीता कोड़ा ने वहाँ से जीता था। अभी सोनाराम सिंह के बारे में अक्सर ये बातें कही जाती है कि वे मधु कोड़ा या कोड़ा दंपति के बिल्कुल खासम खास हुआ करते थे। जब चूंकि ये सांसद बन गई गीता कोड़ा और ये सीट खाली हो गई, मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तब ये कहा गया कि भाई सोनाराम सिंह को कांग्रेस से इन लोगों ने टिकट दिलवाया। ये क्या कहानी अंदर की, थोड़ी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं। देखिए, वो सीट बिल्कुल उस सीट पर प्रभाव रहा है पिछले करीब 2 दशकों से मधु कोड़ा और अब उनकी पत्नी गीता कोड़ा का। और ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार ये दोनों ही वहाँ से चुनाव लड़ते रहे लंबे समय तक। और जब ऐसी स्थिति बनी कि मधु कोड़ा अयोग्य हो गए और वहाँ पर चुनाव लड़वाना था तो उन्होंने सोनाराम सिंह को टिकट दिया। तो लेकिन प्रभाव रहा कोड़ा दंपति का ही। ये जो तक जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो उनका अपना वैसा प्रभाव
नहीं बन पाया जैसा कि कोड़ा दंपत्ति का रहा है, और उनके ही नाम पर वो वहाँ चुनाव में इतना अच्छा खासा मुझको लगता है कि वो मार्जिन बहुत बढ़िया रहा उनका, मत उनको अच्छे खासे मत मिले थे। 11,606 वोट। हाँ, तो उस हिसाब से वो देखा जाए तो सही है, क्योंकि लेकिन जब कोड़ा दंपति में से कोई चुनाव लड़ता है, क्या स्थितियाँ बनती है, तो मुझको लगता है कि वो सीट जो है फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अब जैसी कि संभावना है कि गीता कोड़ा को संभवतः वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि इतना जल्दी मधु कोड़ा को क्लीन चिट मिलने की संभावना भी कम है, और जो उनके पीछे टैग चल रहा है, पता नहीं बीजेपी उनको टिकट दे कि न दे, अभी ही सब लोग हमलावर हैं मधु कोड़ा को लेकर के, तो वो बड़ा दिलचस्प वो सीट एक होने जा रहा है, उस पर भी वो सबकी नज़र रहेगी। मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी गीता कोड़ा का पलड़ा हल्का है, क्योंकि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा में उनको पिछड़ना पड़ा। बिल्कुल। भाजपा की लोकल यूनिट उनके खिलाफ है, और उनका जो कोर वोट बैंक था, जो उनका समर्थक आदिवासी वोट बैंक था, वो उनसे अलग हो गया है। दूसरा, सोना राम सिंहपुर ने कह दिया 2 दिन पहले का बयान है कि राजनीति में कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर स्थितियां जो अभी लोकसभा के चुनाव में बनी हुई थी, वो अगर आगे चलती रहती हैं तो मुझे लगता है गीता कोड़ा को मुश्किल होगी। अच्छा, ये भी बात कही जा रही है जगन्नाथपुर सीट को लेके कि इस बार जेएमएम शायद ये सीट नहीं लड़ेगी, कांग्रेस संभवतः जो माफ कीजिएगा, इस बार सीट जेएमएम और कांग्रेस के बीच अदला बदली हो सकती है। क्या इस बात की संभावना है क्या कि ये सीट अदला बदली हो कांग्रेस और जेएमएम के बीच? तो फिर अदला बदली करके कौन सी सीट कांग्रेस लेगी? किसी के साथ अदला बदली वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रभाव पिछला वो जो जीते हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जेएमएम और कांग्रेस, देखिए कई सीटों पर झारखंड में बात चल रही है, सीटों की अदला बदली की, कांग्रेस ज़्यादा क्लेम कर रहा है कि हम कई सीटें ज़्यादा लड़ेंगे, और हेमंत सोरेन अभी जिस रॉ में है और जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई सीट, अपनी जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने जाएगी। अब कांग्रेस कितना झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोल भाव कर पाता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आज की तारीख में एक बड़े भाई की भूमिका में है। अभी तक हम लोग देखते थे कि कांग्रेस तय करती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भविष्य के बारे में, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो सारी चीज़ें बदली हैं, और अब हेमंत सोरेन बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका में नज़र आते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से महुआ मांझी को राज्यसभा का टिकट दिया था, सोनिया गांधी से मिलकर आने के बाद सभी लोग घोषणा कर रहे थे कि कांग्रेस को टिकट मिल रहा है, बावजूद उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा की सीट अपने कैंडिडेट को दिया था, उसके बाद मुझको लगता है कि हेमंत सोरेन अब अपर हैंड में है, और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो कितना कांग्रेस के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट सीट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, ये वो सीट है जहां से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मतलब कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन संथाल की किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, मे बी बरहेट, या फिर बरहेट को छोड़कर बाकी किसी अन्य सीट पर भी जा सकते हैं। लेकिन दूसरी सीट जिसकी चर्चा है कोल्हान से, वो सीट मनोहरपुर की सीट है, जहां से जोबा मांझी वर्षों तलक विधायक रहीं, कई बार विधायक रहीं, एकीकृत बिहार में विधायक रही हैं, साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री भी रही हैं। मुझे लगता है राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान की बात है। इस वक्त जोबा मांझी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ी लोकसभा का, और वे चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है सर कि मनोहरपुर में इस बार हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे। इस बात में पहले तो कितनी सत्यता है, या सत्यता तो छोड़िए, पॉलिटिक्स में सत्यता ये क्या ही बात, संभावनाएं कितनी? संभावना बन सकती है। मुझे भी सूचना मिली थी, मैंने भी खोजबीन की, पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ पता नहीं चला। लेकिन एक संदेश देने के लिए वो उतर सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन की एक लार्जर देन लाइफ छवि बना रही है, जितने बड़े चंपई नहीं हैं उनसे बड़ी उनकी परछाई क्रिएट की जा रही है भाजपा की तरफ से। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से काटने के लिए हेमंत सोरेन कोल्हान से लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन अगर लड़ेंगे तो आदिवासियों के बीच में एक दूसरा मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर हेमंत सोरेन लड़ते हैं तो इसका कुछ असर भी पड़ेगा यहाँ पर आदिवासियों के बीच में। मैं कह रहा था मनोहरपुर से जोबा मांझी के बारे में खास बात है कि 5 बार विधायक रही हैं वो, और अलग अलग दलों से रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनका जनाधार जेएमएम का जनाधार है। जोबा मांझी जब झारखंड बनने के बाद पहला चुनाव उन्होंने जीता था तो
यूजीडीपी के टिकट पर जीता था उन्होंने और सुदेश महतो ने 2005 में 2000 में, दो 2000 में भी, अच्छा 2000 में भी, 2005 में भी। हम्म, तो इनका अपना जनाधार है, इनके पति का वहाँ संघर्ष है, उनकी हत्या कर दी गई थी देवेंद्र महतो की, तो उनका एक अपना लेगेसी है वहाँ पर। तो जोबा मांझी की जगह उनका वो चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन अगर हेमंत सोरेन लड़ेंगे तो उनको सीट छोड़ अपना दावा हटाना पड़ेगा, क्योंकि सांसद भी हैं उसी इलाके की। तो वहाँ मुझे लगता है कि ये अच्छा है। एक बार वहाँ से जे में क्या बोलता हूँ, एक बार बीजेपी का विधायक रहा है गुरचरण नायक, हम्म। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीजेपी को सफलता नहीं मिली पिछली है। दफा 16,000 वोट के अंतर से वे हारे हैं चुनाव। जी। क्या मतलब ये एक परंपरागत सीट है क्या, मतलब जोबा मांझी या हाँ, उनके लगभग परिवार? वहाँ परंपरागत सीट है, और वहाँ पर ये हार का अंतर कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ आजसू ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। हाँ। आजसू ये सीट बीजेपी से मांग रही थी, नहीं मनोहरपुर नहीं, चक्रधरपुर मांग रही थी, हम्म। लेकिन वहाँ भी कुछ इसी तरह का था। तो जोबा मांझी लगातार वहाँ से जीतती रही। मुझे लगता है एक बार कोई गुरचरण नायक 2009 में शायद जीते थे। 9 के आसपास। क्या लग रहा है सर, मनोहरपुर में लड़ेंगे हेमंत सोरेन? संभावनाएं क्या हैं? आप लोग तो कोल्हान में रहते हैं, बाकायदा कोल्हान की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। देखिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं हेमंत सोरेन की चुनाव में? हम लोग कोल्हान पर ही चर्चा कर रहे हैं कि कोल्हान का कितना महत्व है, और हम्म, कोई राजनीति में कुछ भी संभव है। और हेमंत सोरेन पिछले बार दुमका और बरहेट। दुमका और बहरेट से चुनाव लड़े थे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार भी वैसी कोई स्थितियां बने और 2 सीटों से चुनाव लड़कर के एक संदेश देने का प्रयास किया जाए हेमंत सोरेन की ओर से कि वो कोल्हान को कितनी अहमियत दे रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिन पहले सामान्य तौर पर हेमंत सोरेन ऐसा करते नहीं हैं। सरायकेला के जेएमएम जो कार्यकर्ता या जिलाध्यक्ष सभी को बुला करके एक उन्होंने मीटिंग ली थी। तो ये सारी चीज़ें दिखला रही है कि वे संगठन, सरकार के साथ साथ संगठन पर भी उनकी उतनी ही पैनी नज़र है। और कोई आश्चर्य नहीं कि एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाए। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको पूर्वांचल पर एक संदेश देना था और उसका असर देखने को मिला। तो राजनीति में ये संभव है, लेकिन वो एक ऐसी सीट है जो मुझको लगता है कि श्योर शॉट है सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अभी तक के हिसाब से। भले जोबा मांझी आज वहाँ से सांसद चुनकर गई हों, लेकिन उनका खासा प्रभाव है। उनके बेटे हैं जगत मांझी, संभवतः जगत मांझी जी, वे दावेदारी कर रहे हैं सीट को लेकर। तो क्या मतलब चूंकि सांसद भी हैं, तो मतलब ठीक ठाक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे भी हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करा सकती हैं हेमंत सोरेन से? मान जाएंगी इतनी आसानी से अपने बेटे के लिए, मतलब हेमंत सोरेन के? नहीं, ये निर्भर करता है कि हेमंत सोरेन अगर वहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मुझको लगता है कि जोबा मांझी भी ज़्यादा ऐसा कोई विरोध नहीं करेंगी। लेकिन अगर हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो तो ये सीट से लगभग उनके बेटे को ही जाएगी। और हेमंत सोरेन अगर 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं, दोनों से जगह से जीतते हैं, कौन सा सीट छोड़ेंगे, फिर क्या समीकरण बनेगा, तो राजनीति में इतनी दूर तक की संभावनाएं रहती। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ समझौता होता है ये अभी से कह पाना मुश्किल है। ठीक है, हम बहुत जल्दी अब बाकी नेक्स्ट सीटों पर चलते हैं। सर, चक्रधरपुर सुखराम उरांव अभी यहाँ से जेएमएम के विधायक हैं, वेस्ट सिंहभूम की ये सीट है। पिछली दफा लक्ष्मण गिलुआ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, वे हारे और ठीक ठाक अंतर से चुनाव हार गए, लगभग 12,234 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। बीजेपी के लिए एक तो बड़ा झटका था। सुखराम उरांव की स्थिति इस वक्त चक्रधरपुर में क्या है? क्या वे रिटेन करेंगे, जेएमएम इस बार सीट रिटेन करेगी, या फिर यहाँ बैकफायर होने की स्थिति? देखिए, मुझे लगता है आदिवासी सीटों पर बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं है। हाँ। लक्ष्मण गिलुआ भी अब नहीं रहे, अब उनकी पत्नी भी एक दावेदार हैं टिकट की, तो उनको टिकट मिलता है या किसको टिकट मिलता है, लेकिन वहाँ फिलहाल जेएमएम मजबूत है, मुझे ऐसा लगता है। सुखराम उरांव चूँकि वहाँ जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं, वेस्ट सिंहभूम के विधायक भी हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले उनका भी नाम चल रहा था कि वो मीटिंग में नहीं गए तो हो सकता है चले जाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ऐसे भ्रम फैलाने के लिए हो रहा है। तो वहाँ चक्रधरपुर में मुझे लगता है कि जेएमएम अभी मजबूत स्थिति में। आदिवासी सीटों पर मुझे सिर्फ सरायकेला में थोड़ा संशय है, और बाकी सीटों में कोई बहुत ज़्यादा संशय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये अच्छा, एक आध सीट तो इतनी मजेदार है कि जिसपे मुझे लगता है कि बिना बात किए बगैर कोल्हान की राजनीति पूरी ही नहीं हो सकती। जमशेदपुर पूर्वी की सीट, सरयू राय यहाँ से इस वक्त निर्दलीय या यूँ कहें कि जेडीयू के सीटिंग विधायक हैं, और रघुवर दास यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश में उन्होंने कई विभाग संभाले हैं।
प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वापसी की संभावना आप लोग को लग रही है क्या? रघुवर दास आने वाले हैं? क्योंकि आपकी यूट्यूब चैनल पे भी हमने देखा कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि भाई रघुवर दास आ सकते हैं, रघुवर दास आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बाकायदा डेट भी बता दिया कि रघुवर दास इतने तारीख को आ रहे हैं। संभावनाएं हैं रघुवर दास के चुनाव लड़ने? मुझे नहीं लगता है। रघुवर दास चाहते होंगे, हाँ। उनके समर्थक और शिद्दत से चाहते हैं हाँ। कि वो आ जाएं, पर मुझे लगता नहीं, और खास करके चंपई सोरेन के आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। अच्छा, कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं इस पूरी बात को? क्योंकि रघुवर दास और चंपाई सोरेन को जोड़ के देखिए, कैसे बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उसमें 4 कोल्हान के हैं। तो मधु कोड़ा को मान लिया जाए कि अभी राजनीति से थोड़ा शंट चल रहे हैं, उनको सजा हुई है, चुनाव नहीं लड़ सकते, वो अलग मामला। अर्जुन मुंडा केंद्र की राजनीति से आए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन अब चंपई सोरेन आ जाएंगे। रघुवर दास की जो कार्यशैली है, उनको आप बांध के नहीं रख सकते, उनका जो स्टाइल है वो अपने स्टाइल से काम करते हैं। तो फिर यहाँ क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा, तो मुझे लगता है कि वो संभाल नहीं पाएगी बीजेपी उसको। अच्छा, दूसरा है कि रघुवर दास आखिर राजभवन का सुख सुविधा और जो प्रोटोकॉल है छोड़कर क्यों आएंगे एक अनिश्चित सी सीट पर लड़ने के लिए? दूसरी, जब तक वो जेडीयू से फाइनल नहीं हो जाता है कि अगर जेडीयू यहाँ लड़ेगी या जेडीयू को कोई और सीट दी जाएगी, तो आके सरकार बन जाएगी, रघुवर दास चुनाव जीत जाएंगे, तभी उनका कुछ होगा। तो ऐसा अंधे कुएं में क्यों कूदना चाहेंगे? ये तो हमारे विश्लेषण, लेकिन जो उनके समर्थक है वो कह रहे नहीं, हैं कि भाई समर्थक तो चाहते हैं कि उनका नेता आए, उनके सिर पर उनका सरमाया बना रहे, पर नेता को तो पता है ना कि हकीकत क्या है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रघुवर दास को अभी भी उनके हार की आशंका है अगर वो मान लीजिए कि नहीं, राज्यपाल? उनको नहीं आशंका होगी, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो सभी पक्षों को देखना है ना। उनको जदयू को भी देखना है, जदयू उनका अलायंस पार्टनर है, उसकी सरकार चला रहा है जदयू दिल्ली में। तो जदयू के बिदकने का या नाराज होने का खतरा भी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। और सरयू राय, मुझे लगता नहीं कि राजनीति की उम्र के इस पड़ाव पर, राजनीति के आखिरी पायदान पर वो इतने कच्चे खिलाड़ी होंगे कि बिना कुछ बातें तय किए हुए आ गए होंगे। बिल्कुल सही बात। ये आवाज़ ये जो दफ्तर है अखबार का, मुझे लगता है कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर ही है ये आपका दफ्तर। तो सर, मुझे तो विशेष जानकारी इस सीट के लिए आपसे चाहिए कि अगर रघुवर दास यहाँ नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद ऐसा होगा कि मतलब रघुवर दास सक्रिय राजनीति में यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2024 में फिर बीजेपी की तरफ से कौन दावेदार है, प्रबल दावेदार कौन है यहाँ, और किनकी संभावनाएं भी ज़्यादा दिख रही हैं कि बीजेपी उन पर जो है वो बीजेपी उन पर भरोसा जताए और उनको टिकट दे? देखिए, ये एक ऐसी सीट है जहाँ पिछले 1995 के बाद जब से रघुवर दास जीतते रहे, कोई दावेदार नहीं था। हाँ। क्योंकि रघुवर दास का एक ऐसा ऑरा रहा कि किसी में वो साहस ही नहीं रहा कि हम अपना दावेदारी कर सके। लगभग जमशेदपुर पश्चिम में भी वही स्थिति थी। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में ऐसा समीकरण रहा कि पिछले करीब 25-30 वर्षों में ऐसे कद्दावर नेता रहे कि दूसरे किसी ने हिम्मत ही नहीं किया ये बताने का कि मैं यहाँ से उम्मीदवार हो सकता हूँ, सीट लड़ने की मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा तक लोग सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से कतराते थे। ये पहला मौका है कि बिल्कुल मैदान खाली है। और पूर्वी पश्चिमी का कुछ जातीय समीकरण की भी बहुत चर्चा होती है कि पूर्वी से अगर अगड़ा को टिकट मिलता है तो पश्चिमी से तो पूर्वी से पिछड़ी जाति में किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जैसा कि लंबे समय तक देखा गया, रघुवर दास यहाँ से जीतते रहे और पश्चिम की सीट अगड़ी जाति, हालांकि वो केवल एक ही जाति राजपूत जाति को मिली, लेकिन ये इस समीकरण से चलता रहा। तो बहुत सारे इफ बट राजनीति में होते हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। सूची तो इतनी लंबी है कि उसकी हम चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे दावेदार हैं जो कि पूरी सक्रियता से है, और कई ऐसे दावेदार हैं जो पूर्वी पश्चिमी दोनों सीटों पर बराबर की नज़र उनकी रहती है कि अगर यहाँ से ना मिले तो वहाँ से भी हम दाव लगा एक तरफ से हो कि दोनों सीटों की दावेदारी, दोनों सीटों की दावेदारी रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी। हमने देखा कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम के विधायक थे, पूर्वी में आकर के वो जीत गए। तो अभी टिकट के दावेदारों के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चुनाव पर एक बार फिर 2019 की तरह पूरे देश की नज़र रहेगी कि इसको टिकट मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ? रघुवर दास के परिवार जन को किसी को टिकट देने की चर्चा लगातार चलती रहती है। कहा जा रहा था कि रघुवर दास ठीक है, राज्यपाल बन गए, चले गए उड़ीसा, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी पतों को संभवतः टिकट दिया जाए। संभावना है?
देखिए हर राजनीतिक दल में इस तरह की बातें उठती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, किसको टिकट मिलेगा ये बहुत अनिश्चित रहता है। अंत अंत तक हमने देखा है कि जैसे पिछले साल पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में ही सरयू राय के टिकट को लटका कर रखा गया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि सरयू राय खुद उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद जब जमशेदपुर पश्चिम से देवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जिनके बारे में दूर दूर तक कहीं से कोई चर्चा नहीं थी। तो मुझको लगता है कि बहुत सारे इफ़ बट आएंगे। अगर जदयू से, जैसा आनंद जी बता रहे थे, समझौता होता है नहीं होता है, फिर ये जमशेद टोटली डिपेंड कर रहा है कि जेडीयू के साथ अलायंस होता है और इसके बाद अगर हम लोग संकेतों को देखें तो आप हिमंता के 2 बयान आपको याद होंगे। हाँ। पहली बात, उन्होंने जब वो आक्रोश रैली के बाद जो मिला क्या वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ। उसमें किसी ने रघुवर दास के बारे में सवाल पूछा कि वापसी हो रही है कि नहीं, हाँ। जैसे आपने अभी पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रघुवर दास इतिहास हो गए, मतलब जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जनता ने हमें सजा दे दी। हम 5 साल विपक्ष में बैठ गए, अब हेमंत सोरेन को 5 साल विपक्ष में बैठाना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये संकेत अपने आप में बिल्कुल साफ है कि रघुवर दास ने जो अच्छा किया बुरा किया, हमने सजा भुगत ली, हम 5 साल विपक्ष में रह गए। तो रघुवर दास की वापसी का कोई वहाँ पर उन्होंने उसको खत्म कर सीधे दिया, से बात खारिज। को ही खत्म कर दिया। उससे पहले उनका एक बयान आया था कि मैं और शिवराज जी सरयू राय से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ बात नहीं है तो बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ बात है। तो ये 2 संकेतों को अगर हम लोग पत्रकार जैसे कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर बनाते हैं कहानी, तो अगर इन 2 कड़ियों को मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर सीट पर अभी जो जदयू का दावा है, उसमें अभी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ से कोई उम्मीदवार पर चर्चा इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि उम्मीदवार, जैसा बताया जयप्रकाश जी ने, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, करीब 12-14 उम्मीदवार हैं और उसमें से 8-10 उम्मीदवार दोनों तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, पूर्वी से भी पश्चिम से। हाँ, एक समय ऐसा था जब दोनों तरफ अगड़े मिलते थे। दीनानाथ पांडे जब यहाँ से लड़ते थे तो वहाँ से एमपी सिंह लड़ते थे, या ये ब्राह्मण वहाँ से राजपूत। उसके बाद उनको रिप्लेस करके सरयू राय को दे दिया गया, तो वो सीट राजपूतों की सीट मानी जाने लगी। लेकिन यहाँ से जब 5 बार रघुवर दास जीते तो मान लिया गया कि ठीक है, एक सीट ओबीसी के लिए हो गया, एक सीट फॉरवर्ड के लिए हो गया। तो अब अगर यहाँ अगर जेडीयू ये सीट छोड़ देता है जेडीयू के लिए बीजेपी, तो यहाँ फिर सरयू राय आ जाएंगे। तो फिर उधर भी कास्ट कम्बिनेशन क्या होगा बीजेपी का? पश्चिम में क्या वो राजपूत वाला परंपरा जारी रहेगा या वहाँ बीजेपी कोई ओबीसी उम्मीदवार देगी? और देगी तो किसको देगी? क्योंकि ओबीसी उम्मीदवार भी यहाँ 1-2 से ज़्यादा गिनने पर मिलेंगे नहीं, और जो हैं वो भी बिल्कुल सेकंड थर्ड लाइन वाले हैं। तो वहाँ बीजेपी का क्या रहता है, वो भी एक अच्छा, सरयू राय ही अगर जेडीयू से चुनाव लड़ते हैं जमशेदपुर पूर्वी की सीट पे, निकालने की संभावना इस वक्त कितनी है? मतलब अगर आज चुनाव हो तो क्या स्थिति? देखिए, संयुक्त उम्मीदवार होंगे तो हमेशा भारी पड़ेंगे क्योंकि बीजेपी का वोटर रहे यहाँ पर जो कोर वोट है, जदयू का तो यहाँ कोई वोट नहीं है। ठीक। और पिछली बार जो सरयू राय जीते थे उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें रघुवर दास के प्रति लोगों की नाराज़गी भी थी, उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल था उससे भी लोग एक ही चेहरा देख देख के बोर हो गए होंगे, थोड़ा सरयू राय के लिए सहानुभूति भी होगी। तो ये सब चीज़ें अब नहीं हैं। तो अब अगर सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं तो भी कम से कम यहाँ दूसरे उम्मीदवारों से तो भारी पड़ेंगे। ठीक। आपको क्या लग रहा है सर, सरयू राय अभी मजबूत स्थिति में है कम से कम जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर, अगर उनको जेडीयू या यूँ कहें कि एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी बनाया जाता है तब? देखिए, सरयू राय जो 2019 का चुनाव जीते थे, तो लोगों ने यही माना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये और बहुत सारा ऐसा ये सरयू राय के समर्थकों की ओर से भी ऐसी ही बात कही जा रही थी कि मानिए कि आप बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, तो वोटर उस अनुसार से भी बंटा था। और ये सीट सरयू राय ने जीती जरूर, लेकिन जो समर्थक थे, जो वोटर थे, वो यही मान के चल रहे थे कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं। तो इस बार की स्थितियां अलग हैं। इस बार अगर समझौता हो जाता है जैसा आनंद जी कह रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इतना प्रभाव रहा है। हमने देखा है कि पिछला 8 विधानसभा चुनावों में, और 2019 का भी परिणाम को उसी कड़ी में जोड़ते हैं कि भले रघुवर दास हार गए, बीजेपी हारी, लेकिन मतदाताओं ने बीजेपी को ही वोट दिया था क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे। तो इस बार यदि अगर समझौता हो जाता है तो ये एक सरायकेला के बाद एक दूसरी सुरक्षित सीट आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए। जमशेदपुर पश्चिम में क्या लग रहा है, बन्ना गुप्ता इस स्थिति में है कि वो अपनी सीट निकाल सकें, या फिर बन्ना गुप्ता के खिलाफ
इस बार माहौल है, क्या है यहाँ, क्या चल देखिए, रहा है? बन्ना गुप्ता के खिलाफ माहौल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें भी कहते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक कथित जो था वीडियो भी चल रहा था। इन सब चीज़ों के बावजूद बन्ना गुप्ता अभी की तारीख में भारी पड़ेंगे, अगर जो जो दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं उन दावेदारों के मुकाबले तो मुझे लगता है कि बन्ना गुप्ता भारी पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी को अगर सीट निकालनी है तो उसे कोई अच्छा चेहरा देना होगा। अच्छा चेहरा देने पर बीजेपी ये सीट निकाल लेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जो उम्मीदवार जिन उम्मीदवारों के नाम अभी चल रहे हैं उनसे सीट नहीं निकलेगी बीजेपी। पिछली दफा देवेंद्र नाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगभग 22,000 22,500 के वोट के अंतर से हारे थे। इस बार लगभग कितने दावेदार हैं बीजेपी के चहेते, वे लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ? और देखिए उनमें दम है वाकई कि वे बन्ना गुप्ता मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता? देखिए जैसा अभी आनंद जी कह रहे थे कि जमशेदपुर पश्चिम एक ऐसी सीट है जहां बन्ना गुप्ता को वोट मिलता है, कांग्रेस का वोट नहीं है। अच्छा। कांग्रेस अभी 2 दिन पहले ही वो मीटिंग एक फ्लाईओवर के शिलान्यास के समय में खुलकर बोले कि हम किसी अपने बड़े नेता को नहीं बुलाते क्योंकि हमको अपने आप पर, अपने मतदाताओं पर विश्वास है। और ये बात भी सही है। आज तक हमने नहीं देखा कि जब बन्ना गुप्ता के चुनाव प्रचार के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता या इवन प्रदेश स्तर का नेता आया हो। वो अपना चुनाव उसी तरीके से मतलब लड़ते हैं। राजमहल विधायक अनंत ओझा टाइप का माहौल। लेकिन दूसरी और एक यह भी सच्चाई है कि बन्ना गुप्ता कभी रिपीट नहीं किए हैं। हर बार एक बार जीते, एक बार हारे, एक बार जीते हैं और इस बार फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि हार रहे हैं? वही स्थिति आई है। लेकिन अगर एक संभावना ये भी बनती है कि सरयू राय का, चूंकि जमशेदपुर पश्चिम में बहुत खासा जनाधार है, अगर सीटों का समझौता होता है, कहीं जदयू को सीट जमशेदपुर पश्चिम का दे दिया जाए और जिस ढंग से सरयू राय और बन्ना गुप्ता में बयानबाजी होती है और जिस तरीके से बन्ना गुप्ता और बीजेपी के अन्य नेताओं में एक मित्रता वाली लड़ाई चलती है, हम लोग उसको बराबर उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि बीजेपी जमशेदपुर महानगर या जमशेदपुर इकाई बन्ना गुप्ता को लेकर के बड़ा सॉफ्ट रहती है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। अगर चुनाव जीतना है तो बहुत लोगों का मानना है कि अगर सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी के बजाय अगर वो जदयू का सीट ट्रांसफ़र अगर पश्चिम में किया जाता है तो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए वो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे नेता नहीं हैं जो दिखते हैं कि बन्ना गुप्ता को हराने की का मादा रखते हो जमशेदपुर पश्चिम में। लेकिन चुनाव है, समीकरण है, क्या कुछ होता है। ठीक है। जमशेदपुर पश्चिम में एक और फैक्टर है। हाँ। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यही लगभग कितने के आसपास? मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा है और करीब करीब पोलिंग 60-65 हज़ार की पोलिंग होती है। तो जमशेदपुर का जो फॉर्मूला है चुनाव जीतने का पश्चिम का, अगर आप कदमा, सोनारी, साक्षी, बिष्टुपुर से 15 से 20 हज़ार की लीड लेके जाएंगे तो आप चुनाव 5,000-7,000 वोटों से जीत जाएंगे। क्योंकि उधर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं करते हैं, वो तो उसी को करते हैं जो बीजेपी को हराता है। हिंदू वोटरों में जैसा अभी जयप्रकाश जी बता रहे थे कि वहाँ बन्ना गुप्ता के काफ़ी अपने वोटर हैं। तो इन सब को कोई बीजेपी का सामान्य नेता जो सिर्फ ये कोई होर्डिंग लगा के या कोई पोस्टर लगा के या कुछ टॉफी चॉकलेट बांट के नहीं जीत सकता है। वहाँ जीतने के लिए दमदार राजनीतिक नेता चाहिए और जमशेदपुर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी नेता दावेदारी कर रहे हैं उन्होंने आज तक न तो मौजूदा सरकार के खिलाफ एक बात बोली है, न मौजूदा यहाँ के मंत्री विधायक के खिलाफ एक बात बोली है। तो जब आप सत्ता से लड़ नहीं सकते, सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते, जन समस्याओं को लेकर नहीं लड़ सकते, तो आप किस मुँह से टिकट मांगते हैं और किस मुँह से लोगों के पास जाएंगे कि हमको जिता दीजिए। सही। अब हम लोग जल्दी से 3-4 सीटें और बची जिस पे हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जुगसलाई में सर आपको क्या लग रहा है? मंगल कालिंदी इस वक्त जेएमएम के विधायक हैं, ईस्ट सिंहभूम की सीट पड़ती है। पिछली दफ़ा मुझे लगता है कि ये सीट लगभग 21,934 वोट के अंतर से भी जीते हैं मुचीराम बावरी से। क्या स्थिति लग रही आजसू और भाजपा की सीट के वोट मिलाकर ये सीट मंगल कालिंदी से ज़्यादा वोट हो रहे थे। यहाँ आजसू ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। मुझे लगता है कि इस बार तो समझौता हो जाएगा, तो यहाँ पर मुकाबला बहुत कांटे का होने की उम्मीद है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब बीजेपी अगर ढंग से समीकरण सारे बनाए तो बीजेपी के पक्ष में सीट जा सकती है, इसकी संभावना है? और अगर है तो कितनी यहाँ संभावना? बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, आजसू शायद तीसरे या चौथे नंबर पे था।
लेकिन अगर तालमेल में ये सीट अगर आंसू के पास जाएगी तो आंसू के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वोट ज़्यादा हैं और दोनों के वोट मिलाएंगे भी पिछले चुनाव में तो मंगल कालिंदी से ज़्यादा वोट थे। क्या तो लग रहा यहाँ है बीजेपी जीतने की उम्मीद है। ये सीट जहाँ एक संभावना लग रही है कि बीजेपी जीत सकती लेकिन एक और फैक्टर है, है? हाँ जुगसला ही वो सीट है हाँ। जहाँ जयराम महतो का बहुत असर दिखेगा इस बार। ईचागढ़ और जुगसलाई दो ऐसी सीटें, लेकिन ईचागढ़ चूंकि रांची लोकसभा में पड़ता है, ये जो है ये सीट यहाँ आपको जयराम महतो का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सर क्या लग रहा है, एक तो हमको टाइगर जयराम महतो के फैक्टर के बारे में बताएं, और दूसरा कि अगर ये सीट आजसू के पास जाती है तो क्या स्थिति बन सकती है जुगसलाई वाली विधानसभा? देखिए, पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन का न होना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, और जुगसलाई विधानसभा सीट का नतीजा भी उसका प्रभाव उस पर देखने को मिला था। वहाँ जैसा आनंद जी ने बताया, बीजेपी और आजसू के वोट मिला देने की अच्छी खासी बढ़त थी जेएमएम पर, लेकिन अलग अलग दोनों उम्मीदवार लड़े और वो सीट हार गई। लेकिन आजसू का वहाँ एक तरह से स्वाभाविक दावा बन जाता है, क्योंकि 2 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं रामचंद्र सहीस। तो इस बार गठबंधन तय ही है आजसू और बीजेपी का, तो इस बार वो सीट आजसू के खाते में ही जाएगी, और वो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके का। मंगल कालिंदी का भी लगभग वैसा ही स्टाइल रहा जिस स्टाइल से रामचंद्र सहीस विधायक बने थे, बिल्कुल ज़मीन स्तर के नेता होकर के वो पहली बार विधायक बने हैं। तो इस बार वहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। अगर बीजेपी और आजसू के संयुक्त उम्मीदवार, आजसू के उम्मीदवार ही होंगे, रामचंद्र सहीस ही होंगे, वो भी लगभग तय है, तो वो चुनाव वो रोचक रहेगा। ये सीट पोटका में अभी संजीव सरदार की स्थिति क्या है? कुछ लोग बताते हैं, जब हम लोग वहाँ गए तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई बहुत मजबूत पकड़ नहीं है, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, थोड़ा ठीक ठाक अपना व्यवस्था रखे हैं, एड वेड खूब छपता है, और सबसे ज़्यादा इस पूरे इलाके में ठीक ठाक पैसा देते हैं अखबारों को भी। क्या स्थिति है, मतलब सिर्फ धन का बोलबाला है या फिर वाकई उनकी ज़मीनी पकड़ ज़मीनी स्तर पर? जिला परिषद के सदस्य थे 2019 के चुनाव के पहले, पहली बार चुनाव जीते हैं। इसके पहले ये सीट भाजपा की सीट थी, मेनका सरदार यहाँ से 3 बार विधायक रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये स्वाभाविक सीट रही है लंबे समय से। संजीव सरदार पिछली बार कुछ रघुवर इफेक्ट और कुछ जो आदिवासियों का जो मोह भंग हो गया भाजपा से, उसके नतीजे के रूप में इनको ये सीट मिल गई थी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ा किसको करती है। क्या मेनका सरदार के खड़े होने के चांसेस हैं? हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी, मेनका सरदार बीमार चल रही थी, अब उनकी स्थिति कैसी है मुझे जानकारी नहीं है, गंभीर रूप से बीमार थी, तो वहाँ पर हो सकता है कि इस बार बीजेपी कैंडिडेट बदल भी सकती है। तो ये देखना होगा कि वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता ये सीट किधर जाएगी। सर अंतर बहुत ज़्यादा है, 43,000 के अंतर से मेनका सरदार चुनाव हारी संजीव सरदार से। है स्थिति में इस बार बीजेपी की वहाँ इस सीट को वापस से लिया जा सके? नहीं, देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो सब जगह बहुत अप्रत्याशित जेएमएम की बढ़त थी। खासकर कोल्हान में और पूर्वी सिंहभूम जिले में तो सभी सीटों पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी इतने बड़े अंतर से जेएमएम की जीत हासिल होगी। तो अब स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी में बहुत पानी बह चुका है, और मुझको लगता है कि पोटका भी का अंतर इतना बड़ा अंतर नहीं होने जा रहा है अगला विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी वहाँ ठीक ठाक स्थिति में रही है। फाइट वाली सीट बराबर से रही है, क्योंकि बागबेड़ा और एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो बीजेपी का बहुत बड़ा वहाँ गैर आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ा वो पॉकेट है वोट का, और दूसरे क्षेत्रों में भी बीजेपी का अच्छा खासा वहाँ वोट बैंक रहा है। लेकिन अब देखना है कि उम्मीदवार वहाँ से कौन होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो। ठीक है, घाटशिला में क्या स्थिति है? रामदास सोरेन तो अब तो मंत्री भी बन गए हैं, सोरेन के इतर एक नए सोरेन को हेमंत सोरेन ने खड़ा किया है, मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर अभी तो हालांकि बहुत हाल में मंत्री बने हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, क्या स्थिति है? लेकिन देखिए, जैसा जयप्रकाश जी बता रहे थे कि परंपरागत रूप से जेएमएम की सीट नहीं रही है, यहाँ प्रदीप बलमुचू लंबे समय विधायक रहे। जेएमएम मुझे लगता है एक बार सूर्य सिंह बेसरा बने थे 90 में, जिन्होंने बिहार विधानसभा से झारखंड राज्य के मसले पर कुछ बहस हुई तो इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद तो 3 बार बलमुचू रहे, 1 बार लक्ष्मण टुडू बीजेपी के रहे, रामदास सोरेन 2 बार यहाँ से विधायक, दूसरी बार विधायक है। लेकिन चूंकि मंत्री हैं तो उनके पास एक क्षेत्र की जनता को बताने के लिए है कि अभी हम तो
2-4 महीने के लिए मंत्री बने थे, अगली बार और अच्छा काम करेंगे। छवि रामदास सोरेन की अच्छी है, अच्छी। रामदास सोरेन की छवि अच्छी है, आंदोलनकारी हैं, झारखंड के जिलाध्यक्ष भी हैं और ऐसे भी जो जनरल छवि है होती है, तो वो उनकी छवि बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि घाटशिला में जेएमएम को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी आजसू का क्लेम है घाटशिला सीट पर, मुझे संदेह है कि आजसू को ये सीट मिलेगी, क्योंकि अगल बगल की 2 सीट तो मिल नहीं सकती, जुगसलाई और घाटशिला। लेकिन यहाँ चूंकि बीजेपी के पास पिछली बार एक कौन थे, अनूप लाल माडी या लखन चंद्र माडी, लखन चंद्र माडी हार गए थे, लेकिन अंतर बहुत कम था, लगभग 6724 वोटों का। तो वहाँ सिटिंग विधायक का टिकट काट कर दिया गया था। लक्ष्मण टुडू वहाँ विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया था, इसलिए अंतर कम था। लेकिन अब रामदास सोरेन चूंकि मंत्री हो गए हैं, शासन प्रशासन भी उनके और साथ है, संगठन में ठीक ठाक पकड़ है, और जनता को भी लगेगा कि हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो फिर से मंत्री बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ घाटशिला में जेएमएम थोड़ा फायदे में है। ठीक है। बहरागोड़ा में बहुत बड़ी अंतर से चुनाव हार गए थे बीजेपी विधायक। मुझे तो पहले ये बताइए कि समीर मोहंती उनमें से एक विधायक है जिनकी खूब चर्चा थी, मतलब चंपाई सोरेन के बाद जो दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा चर्चा थी कि वे बीजेपी में जा सकते हैं, वो समीर मोहंती थे। हाल के दिनों में बड़े कारणों से चर्चा में भी रहे हैं, चिट्ठी की वजह से अपनी चर्चा में रहे हैं। समीर मोहंती कुणाल साळंगी को हराए लगभग 60,565 वोट के अंतर से। जेएमएम के विधायक हैं, पर अभी उनका जो एक तरह से उनको लेके जो परसेप्शन है लोगों का, वो बड़ा खराब होता दिख रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? एक बार थोड़ा हमको उनके बारे में बताएं, समीर मोहंती के बारे में। देखिए, ये सीट बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ सिटिंग विधायक समीर मोहंती हैं। हाँ। उन्होंने हराया था किसको? जेएमएम के विधायक रहे थे कुणाल साळंगी। वो अंतिम समय में बीजेपी में आ गए और वो सीट वो हार गए। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल समीकरण चेंज हो गया है। समीर मोहंती के बारे में चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, उनका नाम भी आया, उनको खंडन करना पड़ा। कुणाल सारंगी हरा पटका बांधे घूम रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये सीट मुझे मिलने जा रही है। वो जमशेदपुर संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसके बाद से कुणाल सारंगी के जेएमएम में जाने की चर्चा है क्या? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब कुणाल सारंगी उनसे मिलने भी जेल में गए थे। क्या इस तरह की चर्चा भी है? नहीं, लगातार ये बात हो रही है। मैंने कहा ना, हरा पटका पहन के घूम रहे। अभी उनकी एक यात्रा आज से ही आरंभ हुई है। उसका आप जो लोगो और कलर देखिएगा, वो बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला कलर है। तो वो अपने आप को एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावेदार के रूप में ही पेश कर चल रहे हैं। तो रंग की भी अपनी पॉलिटिक्स, हाँ, रंग की पॉलिटिक्स है। और ये भी कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के साथ उनकी बहुत अच्छी खासी नज़दीकी रही है पहले भी। हालांकि वो बीजेपी में चले गए, तो वो सीट बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ समीकरण हिसाब किताब आपको लग रहा है यहाँ पे, जेएमएम या फिर बीजेपी? अभी कौन मजबूत स्थिति में? नहीं, अभी वही कह रहा हूँ ना, अगर कुणाल साळंगी अगर जेएमएम में चले जाते हैं तब किस उम्मीदवार क्या होगा, किस तरह की चीज़ें बनती है। वहाँ से दिनेश आनंद गोस्वामी बहुत बड़े दावेदार हैं बीजेपी के टिकट के। तो इतने समीकरण अभी बहरागोड़ा सीट को लेकर के है कि वो जेएमएम की वो 2 बार सीट रही, विद्युत महतो वहाँ से जीते। अच्छा, कुछ डेंट लगा है क्या समीर मोहंती के इमेज को लेकर? बहुत ज़्यादा। अगर पूरे कोल्हान में किसी एक विधायक का नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले आप कैसे देखते हैं सर? समीर मोहंती के इमेज पे वाकई डेंट है क्या? इमेज पर डेंट है, छवि विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि लगातार दल बदलते रहे हैं। जैसे जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंह दल बदलते रहे हैं, उसी तरह से समीर मोहंती भी दल बदलते रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी का टिकट चाहते थे, नहीं मिला, कुणाल साळंगी लास्ट मोमेंट में आ गए इधर, तो ये उधर चले गए और जीत गए। लेकिन इस बार फैक्टर कुणाल साळंगी भी बनेंगे। और कुणाल साळंगी को अगर जेएमएम से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार उन्होंने मुझे बताया था लोकसभा में कि मैं मिलकर आया हूँ, मुझे 1-2-3 दिन में टिकट मेरा फाइनल हो जाएगा, और अंत में मुझे जो जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन ने ही उस पर वीटो लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जब मुझे ज़रूरत थी तो कुणाल मेरे साथ नहीं रहे, तो अब वो अपना देखें, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। कुणाल साळंगी को देखना दिलचस्प होगा कि कुणाल साळंगी क्या उनको जेएमएम से टिकट मिलेगा, तो क्या जेएमएम अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटेगा? काटेगा तो क्यों काटेगा? तो अगर उनका टिकट नहीं कटता है और कुणाल को टिकट नहीं मिलता है, तो कुणाल के पास 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो निर्दलीय लड़ने का है, और दूसरा रास्ता है कि वे जेबीकेएसएस की बात भी सुनने को कहीं कहीं से मिल रही है। अच्छा, तो हरा रिजेम्बलेंस आप उससे भी कर सकते हैं। जेकेएलएम पार्टी जो जयराम महतो की पार्टी है, वो भी झारखंडी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों संभावनाओं को भी टटोल लेना होगा कि अगर
कुणाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहरागोड़ा भी एक ऐसी सीट है जहाँ कुर्मी काफ़ी संख्या में है और वो जनरल सीट है। तो इसलिए इसलिए संभावना है कि वो क्यों? जयराम महतो के साथ हाँ। जा सकते हैं और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं इन केस की अगर उनको जेएमएम से टिकट नहीं क्योंकि चंपई सोरेन आ चुके हैं, हो सकता है कि एक आध सीट पर और कुछ जेएमएम के विधायक आ जाएं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट देगी तो बहुत संभावना है कि बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे जो नुकसान करेंगे। एक खरसावां सीट और ईचागढ़ की एक सीट बच रही। खरसावां पे मैं बात कर लेता हूँ। दशरथ गगराई यहाँ से जेएमएम के विधायक हैं और जवाहर लाल 22,795 वोट के अंतर से चुनाव हारे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे। खरसावां में इस वक्त क्या स्थिति है? अर्जुन मुंडा यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। खरसावां में पहले तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि क्या अर्जुन मुंडा यहीं से चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार, या कुल्हान की किस सीट से वे इस बार संभावना है कि वे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने की बात आएगी और उनकी इच्छा पूछी जाएगी तो वो मुझे लगता है कि खरसावां सीट ही चाहेंगे, क्योंकि वहाँ उनका खासा प्रभाव रहा है और एक बार भले वो चुनाव हार गए हों लेकिन प्रभाव में उनकी कमी नहीं आई। मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार उन्होंने सीट उपचुनाव वहाँ से वो जीते थे। तो पिछला चुनाव भले वो हार गए हों लेकिन जो वहाँ का समीकरण है उसमें अर्जुन मुंडा की खासी पकड़ वहाँ है। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वहाँ प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से प्रत्याशी दिया होता तो संभव था कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाती। तो ये बहुत सारी सीटें होती हैं और बीजेपी नेतृत्व अर्जुन मुंडा से किस तरह की सेवा लेना चाहता है अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे आनंद जी भी कह रहे थे लगातार चर्चा हो रही कि बहुत सारे सीएम फेस हैं। तो चूँकि केंद्र की राजनीति में अर्जुन मुंडा रह चुके हैं तो उनका एक केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी वैसा बड़ा चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको किस रूप में उपयोग करना चाहता है, अभी क्या झारखंड विधानसभा में उपयोग करना चाहेगा, बहुत सारे इफ बटाते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये हम लोग अर्जुन मुंडा पर छोड़ते हैं कि वो इतने बड़े स्तर के नेता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, पार्टी उनके बारे में क्या निर्णय लेती है। तो मुझको लगता है कि अभी ये 50-50 चांस रहेगा। अर्जुन मुंडा की सक्रियता जो दिखाई दे रही है उसको देख के मुझे संदेह है कि अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोटका से लड़ने की तैयारी है उनकी चर्चा खिचड़ी से भी है। तो मुझे लेकिन उस पर संदेह होता है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में उनकी पत्नी मीरा मुंडा की एंट्री हो सकती है और अर्जुन मुंडा थोड़ा इंतजार करेंगे और फिर वो केंद्र की राजनीति करना ही पसंद करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और कुछ संकेत भी जो मिलते हैं उससे मुझे लग रहा है कि और सक्रियता से भी अंदाजा लग जाता है। देखिए बाबूलाल मरांडी पूरे एक्टिव हैं, चंपई सोरेन आते एक्टिव हो गए हैं, मधु कोड़ा बैठकों में पिछले लंबे समय से आ जाते रहे बीजेपी के, उनको जिन्होंने फॉर्मली ज्वाइन किया चंपई सोरेन के एक दिन बाद। लेकिन अर्जुन मुंडा को आप देखेंगे उसी भूमिका में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, अपना सदा हुआ नपातुला संतुलित बयान देते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते भी नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अर्जुन मुंडा बहुत ज़्यादा इस बार चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। और जो सूचना है कि उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेगी, मुझे जो सूचना है मुझे लग रहा है कि इस बार उनकी पत्नी की झारखंड की राजनीति में एंट्री हो सकती है। अच्छा, ईचागढ़ वाली सीट, इस पर अभी सविता महतो यहाँ जेएमएम से विधायक हैं और क्या स्थिति है यहाँ पर? मतलब आपको लग रहा है कि ईचागढ़ वाली सीट निकलेगी? देखिए ये बड़ा दिलचस्प ये भी सीट होने जा रही है, क्योंकि जेबी केसेस भी यहाँ इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहाँ तैयारी में है। आजसू से वहाँ हरिलाल महतो बहुत वो वहाँ सक्रिय हैं, 18,710 वोटों के अंतर से और हारे हैं। यो अरविंद सिंह पूर्व विधायक है, उनकी भाजपा में वापसी हुई है, वही टिकट के दावेदार हैं। तो ये एक ऐसी सीट है जिसके बारे में आजसू दावा करेगा इस सीट को लेकर के कि ये सीट हमें मिले। और अरविंद सिंह की एंट्री अगर बीजेपी में हुई है तो वो इस उम्मीद से आए होंगे कि ये इस सीट पर हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ा ये सीट रोचक होने जा रही है और देखना होगा कि ये गठबंधन में कहाँ वो सीट जाती है। और अगर गठबंधन के साथ वो सीट लड़ी, भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन होगा, तो वो सीट भी एक ऐसी सीट रहेगी जहाँ पर संभावना एनडीए गठबंधन अपना देख सकता है। लेकिन कैसा तालमेल होता है, कौन उम्मीदवार होगा, ये सब क्लेम है ईचागढ़ पर
और सुदेश महतो ने एक इंटरव्यू में हाल में कहा है कि कहा ईचागढ़ गया था, में जिस पर हाँ, विवाद हो गया था, इस पर तुरंत बीजेपी ने रिएक्शन भी दिया था और हाँ। सुदेश महतो को कहा भी गया था कि अभी आप उम्मीदवारों का नाम और या सीटों के बारे में नहीं बताएंगे। वहाँ दिक्कत है कि वो कुर्मी बहुल सीट है, हम्म, इसलिए वहाँ पर कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं एक ही जाति के। हम्म, मलखान सिंह, जो अरविंद सिंह जिनका नाम है, 3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। हम्म, पहली बार निर्दलीय रहे, दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर रहे, तीसरी बार झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर रहे। तो इससे लगता है कि कुर्मी वोट जब बंटते हैं तो जो न गैर कुर्मी वोट हैं वो एक तरफ आ जाते हैं इनके पक्ष में, हम्म, क्योंकि वहाँ के लोग को लगता है, जो गैर कुर्मी लोग हैं, कि यहाँ कुर्मी एक दबंग जाति है और हमारे साथ कुछ होता है तो फिर हमारा जनप्रतिनिधि अगर उसी जाति का होगा तो सुनेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इस अरविंद सिंह को इसके चक्कर में वोट मिलते हैं और उनका कुछ अपना भी जनाधार है। तो भाजपा आजसू की वो सीट कभी रही नहीं है। भाजपा उस सीट पर साधु चरण महतो 2014 में वहाँ विधायक थे, उसके पहले अरविंद सिंह भी रह चुके थे। तो मुझे लगता है कि भाजपा उसको छोड़ना नहीं चाहेगी और अगर जुगसलाई की सीट आजसू के पास जाएगी तो मुझे लगता है कि ईचागढ़ भाजपा के पास रहनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर अरविंद सिंह लड़ते हैं तो भाजपा की जीतने की वहाँ संभावना ज़्यादा होगी किसी और के मुकाबले। अब मैं एक काम करता हूँ कि आप दोनों की जितने भी राय हैं ना इन 14 विधानसभा सीटों को लेके, कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों को लेके एक बार इस पर समअप कर लेते हैं। इन 14 विधानसभा सीटों का मैं एक बार नाम बता देता हूँ। सरायकेला, जहाँ से चंपाई सोरेन इस वक्त विधायक हैं। चाईबासा दीपक बिरुआ यहाँ से विधायक हैं। मझगांव नीरल पूर्ति, जगन्नाथपुर सोनाराम सिंकू, मनोहरपुर जोबा मांझी थी लेकिन अभी सांसद बन गई हैं, ये सीट खाली है। चक्रधरपुर सुखराम उरांव, जमशेदपुर सरयू राय, जमशेदपुर वेस्ट बन्ना गुप्ता, जुगसराय मंगल कालिंदी, पोटका संजीव सरदार, घाटशिला रामदास सोरेन, बहरागोड़ा समीर मोहंती, ईचागढ़ सविता महतो और खरसावा दशरथ गगराई। इन 14 में अब आप कितना नंबर दे रहे हैं, मतलब कितनी सीट पर आपका इंट्यूशन है कि बीजेपी जीत सकती है और जेएमएम कितनी सीटों पर जेएमएम आ सकती है 14 में से? मुझे लगता है कि अधिकतम 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन को मिल सकती हैं। बीजेपी प्लस आजसू, आप ये कह रहे हैं कि 5 सीटें और बाकी की रेस्ट की जो सीट है वो कांग्रेस और हाँ, जेएमएम कांग्रेस और जेएमएम। ठीक है, ये 5 सीटें कौन कौन सी होंगी भारतीय जनता पार्टी की? जी? एक तो आप जमशेदपुर पूर्वी को मान सकते हैं, अगर तालमेल में लड़ा जाए तो। अगर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तालमेल में लड़ लिया जाए तो भी, बीजेपी दे दे तो भी ठीक। जीत पक्की है, जेडीयू को मिल जाए तो भी जीत पक्की है। ठीक बात। एक ये सीट हो गई, एक सरायकेला सीट हो गई, 2 सीटें हो गई। जुगसलाई भी निकल सकता है। जुगसलाई और 3 सीट हुई और 3 सीट, एक ईचागढ़ को हम लोग मान सकते हैं। ईचागढ़ और 5वीं 5वीं सीट कोई सीट हो सकती है, बहरागोड़ा भी हो सकती है या पश्चिमी सिंहभूम की कोई एक सीट हो सकती है। हाँ, तो आप बहरागोड़ा इसको मान के चल रहे हैं? बहरागोड़ा में क्योंकि वहाँ डिपेंड करता है कि कुणाल सारंगी का क्या रोल रहता है वहाँ पर वहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक सीट इधर उधर से कहीं से आएगी, लेकिन मैक्सिमम इसलिए मैंने 5 कहा, मैंने 4 कह रहा हूँ कि 4 सीटें मिल सकती हैं। ठीक। अधिकतम 5 मिल सकती है। अधिकतम 5, कम से कम 4। जी। सर आप क्या कहेंगे, मतलब 14 में से आप किन सीटों पर आपको लग रहा है कि बीजेपी अब थोड़ी इतनी जगह पर आ गई है कि वो सीटें निकाल सकती ये तो तय है कि 14 शून्य वाली स्थिति इस बार नहीं बनेगी। ठीक बात। एक बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि आजसू के साथ गठबंधन होने जा रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां उसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दूसरे दल के लोगों पर आजकल ज़्यादा भरोसा करने लगी है, वो एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। कई बातें अभी भी आ रही हैं कि कुछ दूसरे दल के विधायकों को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज ही रांची में बयान दिया है कि अब तो इतने ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में हैं कि हम उन लोगों को रोक रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, मेरे अपने लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी है क्या? ऑब्वियसली ये और उनकी जो स्टाइल है जिस ढंग से राजनीति करने की, लेकिन ये इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लोगों पर भरोसा करे अधिक। आप सर सीट नहीं बता रहे हैं, आप सीट बताइए। सीट हम उसी पर जा रहे हैं कि आप किसे उम्मीदवार बनाते हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन फिर भी आपको लग रहा हो कि जहां लग रहा हो कि इस बार पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छी खासी सीटें होती अगर उम्मीदवारों का चयन, जैसा अभी बहरागोड़ा के बारे में आनंद जी बता रहे थे। समीर मोहंती भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बहुत प्रबल दावेदार थे। अच्छा, आप जमशेदपुर पूर्वी ये सीट मान रहे हैं कि अगर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं सर राय तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे?
नहीं, ये गठबंधन की सीट अगर होगी तब तो ये जमशेदपुर पूर्वी सरायकेला, जैसा आनंद जी ने कहा, हाँ। जमशेदपुर पश्चिम भी किस तरह का प्रत्याशी दिया जाता है, हाँ। जुगसलाई में कैसा प्रत्याशी होता है, इवन पोटका एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए बराबर वहाँ मजबूत उसका दावा रहा है। बहरागोड़ा सीट के बारे में भी उसी तरह की बातें आप कर सकते हैं। इवन खरसवां में जैसा आनंद जी कह रहे थे, अगर मीरा मुंडा को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो वो सीट एक बहुत वहाँ से रोचक परिणाम देखने को मिल सकता है। ईचागढ़ के बारे में तो वो सारी हम कह सकते हैं कि आप कैसा उम्मीदवार देते हैं, किसे उम्मीदवार बनाते हैं, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेगी। लेकिन बीजेपी ने कभी भी यहाँ जेएमएम पर एक दो बार को छोड़ दे तो जो 14 सीटें कोल्हान की होती हैं, जेएमएम बीजेपी एक दो बार को छोड़ दे तो कभी बढ़त पे 8-6 एक बार हुआ था। कोई एक साल शायद 2005 में या किसी साल में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीती थी जेएमएम के मुकाबले। लेकिन 2009 बीजेपी 6 सीट जीती, जेएमएम 4 सीट, कांग्रेस 1। हाँ, कांग्रेस एक सीट जीती और जेवीएम। तो बीजेपी यहाँ 6-7 सीट से ज़्यादा नहीं जीतती है। तो मैक्सिमम बीजेपी अगर जीतने की संभावना है, लेकिन वो सारी चीज़ फिर एक बार आ जाता हूँ कि किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर टोटली डिपेंड करता है कि मामला क्या है और किस ढंग से बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी के लोगों में बहुत तरह का आक्रोश देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के मुझे ज़्यादा संभावना मुझे लगता है कि कोल्हान के 3 जिलों में भाजपा के पास अगर सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में। पश्चिमी सिंहभूम में मुझे ज़्यादा कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। कुल मिला के एक तरह से ये तो मास्टर क्लास ही हो गया कि हम लोगों ने बाकायदा 14 सीटों का बाकायदा विश्लेषण कर लिया, और इसके साथ साथ हालांकि बहुत इन डेप्थ में तो नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी स्तर पे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। तो एक तो ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से एक स्क्रैच तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या चलने वाला है कोल्हान में, क्या स्थिति होने वाली है। अब थोड़ा ये देखना होगा कि जेएमएम या फिर जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी, आजसू, जेबीकेएसएस, ये कब अपने उम्मीदवार देते हैं और उसके बाद उन उम्मीदवारों का अपना नैरेटिव क्या होता है, किस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, मुद्दे क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर निर्भर करेगा कि सीटें कौन से निकलती है। आनंद सर ने कहा है कि लगभग 4 अधिकतम 5 वे सीटें हो सकती है जहाँ पे बीजेपी प्लस आजसू वे सीटें और प्लस जेडीयू वो सीटें निकाल सकती है अगर जेडीयू का गठबंधन रहता है तो। बाकी जयप्रकाश सर का कहना था कि 6 से 7 सीटें वो प्रभावी हो सकती हैं। दैट्स टोटली डिपेंड अपन की उम्मीदवारों का सिलेक्शन कैसे होता है, नैरेटिव बिल्डिंग कैसी होती है, परसेप्शन कैसा क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर ली है और समय भी 11 बज चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक तो अपने दफ्तर में आपने हम लोगों को जगह दी और सर आप हम लोगों को यहाँ लेकर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस वीडियो को बाकी अन्य लोगों तक, कम से कम कोल्हान के लोग, संथाल के लोग या जो यंगस्टर्स हैं जिनको राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, और वे लोग कम से कम इस वीडियो को देखें। और ये इन बरगदों से, इन बुजुर्गों से कम ये, सर बुजुर्ग बोले तो समस्या तो नहीं, नहीं। तो कम से कम ये है कि जो ककहरा है पॉलिटिक्स का वो समझा जाए, सीखा जाए अपने राज्य के बारे में, प्रशासनिक कार्यशैली के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, और फिर एक बार चिंतन करें, मंथन करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा। मेरा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ 2 बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं और कैमरे के पीछे हैं विक्की और नीरज। शुक्रिया।